ठीक है, 2 बार देख ले, है ना। कल्पना कीजिए कि आप 19वीं सदी के आखिरी सालों यानी सन 1890 के आसपास रह रहे हैं। आप घुमंतु चरवाहों या कारीगरों के एक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता चलेगा कि सरकार ने आपके समुदाय को अपराधी समुदाय घोषित कर दिया है। संक्षेप में बताइए कि यह जानकर आपको कैसा महसूस होता और आप क्या करते। स्थानीय कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर बताइए कि आपकी नज़र में यह कानून किस तरह का न्यायपूर्ण है और इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेंगे। अब कुछ छोटा थोड़ी है, ये तो देख लिया ना। 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि, आगे चलते हैं। ये बताइए, क्रिमिनल क्रिमिनल टाइप्स एक्ट पारित हुआ था 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। चौथी बात होगी, है ना, 1850 से 1880। फिर अब देखते हैं ये इन बदलावों के चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। और देख लो, कोई छूट न रहा हो कोई पैराग्राफ। हाँ, ये है परंपरागत अधिकार। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार, परंपरागत अधिकार, इनका हनन हुआ था भाई उनका। कितने बना दिए उन्होंने, एक तो आरक्षित, एक संरक्षित। ठीक, मान लीजिए जंगलों में जानवरों को चराने पर रोक लगा दी गई है। इस बात पर निम्नलिखित की दृष्टि से टिप्पणी कीजिए। एक वन अधिकारी, एक चरवाहा। फिर स्रोत गए, H.S. गिब्सन, वन उप संरक्षक, दार्जिलिंग 1913 में लिखा था, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ से इमारत, लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ से इमारती, लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्यतः वन उत्पाद होते हैं। रोक लगा दी भाई। ठीक, ये बताइए मालधारी चरवाहे कहाँ मिलते हैं। मालधारी चरवाहे कच्छ के रण में। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखते हैं ये इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडेरिए और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आबादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेती में बदलने लगे तो बचे कुछ चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। इसका नतीजा यह हुआ था कि जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुछ चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। भारत में चरवाहा समुदाय, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदायों के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय रहते हैं। ये है भाई, है ना, कुरमा कुरुमा कुरुबा गोल्ला महाराष्ट्र, है ना।
कुरुमा, कुरुबा, माँ का और बा का ही फर्क है। और गोल्ला, ये गाय, गाय और भैंस पे, गाय भैंस पढ़ते हैं गोल्ला, जैसे गाय। कुरमा और कुरुबा महाराष्ट्र में। ये ओ भाई सुन, महाराष्ट्र तो ये एरिया धंगर, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है ये। कुरुमा, कुरुबा, गोल्ला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में धंगर है। और बंजारे, बंजारे मध्य प्रदेश है भाई, बंजारे मध्य प्रदेश। और मरुस्थल क्षेत्र मलधारी, मलधारी ये पढ़ा था ना अभी, मालधारी या मलधारी, कच्छ के रण फोटो आया था, वो है मलधारी या फिर मालधारी, कच्छ का रण। और राई का, थार का मरुस्थल, और ये बंजारे है ना। तो बंजारे एमपी भी है और यूपी और उत्तर प्रदेश भी है बंजारे। बंजारे में राजस्थान भी है, ठीक है ना। इसके बाद में गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर। गद्दी हिमाचल, गुज्जर बकरवाल है ना जम्मू कश्मीर, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर। गद्दी हिमाचल। और भोटियो और गुज्जर, भोटिया और गुज्जर, भोटिया और गुज्जर, भोटिया और गुज्जर। इसके बाद में ये मोनापा के बारे में नहीं पढ़ा यार, मोनापा, मोनापा बताइए। मोनापा चरवाहा मिलता है कहाँ? असम साइड ही कर देंगे है ना, असम होने को तो असम ये है, असम ये है। मोनापा अरुणाचल प्रदेश है, मोनापा, मोनापा अरुणाचल प्रदेश। और भोटिया गुज्जर, गद्दी हिमाचल, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, बंजारे राकिया राजस्थान, बंजारे मध्य प्रदेश, मालधारी या मलधारी कच्छ का रण, धंगर महाराष्ट्र, करुमा करुबा गोल्ला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक, ये यार ये कौन सा जिला है, ये कौन सा राज्य है? चक्कर पड़ रहा है इसमें, ये तो हिमाचल है, ये कौन सा है? उत्तराखंड कहाँ आएगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड या अरुणाचल देख लेंगे पीछे है ना। मोनपा ये है, अरुणाचल प्रदेश तो ये है, अरुणाचल प्रदेश तो ये है क्योंकि सूर्य उगता है इससे ना, अरुणाचल। ठीक है, गद्दी, भोटिया, गुज्जर, गुज्जर बकरवाल, मोनपा। आगे चलते हैं। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले राइका, ऊँट और भेड़। राइका कौन से जानवर पालता है? ऊँट तो है ही है, लेकिन भेड़ भी है साथ में, राइका। 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें इस तरह से उस तरह जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है, तो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है।
समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। इनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। ठीक है ना, यानी कि स्थिति बद से बदतर हो गई। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेबड़ छोटा कर लेते हैं, नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। और ये है ना भाई, जैसे कि ये भेड़ या फिर ये चराने वाले, ये इतने इनमें इतने ट्रेंड होते हैं जो खुद ही इंजेक्शन दे लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि भेड़ बकरी है, कोई समस्या है कि हाँ भाई ये समस्या है, ऐसी समस्या है, तो ये खुद ही इंजेक्शन दे लेते हैं। ये खासियत होती है उनकी। भाई इनका क्या है कि काफ़ी पशु होते हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, 100 150 से 200 होती है, तो रोज़ कहाँ डॉक्टर को बुला के लाएं। तो ये क्या है कि सीख जाते हैं या फिर सीख लेते हैं, ये है। और पता रहता है उनको कि कौन सी दवाई कब देनी है, किसको किस तरह से देनी है, वगैरह वगैरह। दुकान से यही खरीद के लिए आते हैं, मेडिकल से। लेकिन ज़्यादा समस्या आ जाती है ना, नॉर्मल में दे सकते हैं ये, लेकिन जब ज़्यादा समस्या आ जाती है या फिर सीरियस समस्या होती है तब तो डॉक्टर का उपचार लेते हैं। लेकिन नॉर्मल वाली बात है, जैसे कि जैसे कोई भेड़ परेशान है, ठीक है ना, तो वह इंजेक्शन दे देते हैं। ये है बात कहने की बात ये है। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाहा ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसावटों के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ता अपनाए। और ना देखी जाए तो भाई देख, राजस्थान में तो ना चरवाहों की संख्या बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे करते हैं जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये उस समय रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फसल कटाई शुरू होने लग जाती है ना गर्मी की, जैसे कि मार्च अप्रैल में, तब ये चल देते हैं उससे पहले ही कि हाँ भाई इतने दिन में अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ फसल कट रही होती है, ठीक है ना, जब फसल कट जाती है तो फिर खेत जो खाली हो जाते हैं तो खेतों में खूब खाली चराओ। अब जैसे कि भाई अब गाय की वही गेहूँ की फसल है, ठीक है ना, अब गेहूँ की फसल कर दी। अब गेहूँ की फसल जैसे कि मार्च अप्रैल में कटेगी, तो जैसे कि कोई खेत में कट जाती है, या फिर सरसों है तो कोई खेत में काफ़ी बड़े खेत होते हैं, तो भाई उनमें सरसों काट ली जाती है, काट के धर लेते हैं। तो फिर वो जैसे कि दूब वगैरह हैं या फिर गोंदगड़ी वगैरह होती है, तो उनको चरने के लिए ये आ जाते हैं पशुपालक, ये चरवाहे वहाँ से ही आते हैं। और ये एक नहीं आते हैं, काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। और पहले से जैसे कि 15-20 साल की अपेक्षा अब ज़्यादा संख्या बढ़ी है इनकी चरवाहों की, ठीक है। तो ये यहाँ चराते हैं, पश्चिम से आते हैं और इधर पूर्वी राजस्थान में चराते हैं। चराने के बाद में फिर जब बरसात होने लग जाती है तभी अपने ठिकाने पर वापस लौट लेते हैं। यह कोई मना नहीं करता, लेकिन ये फसलों में देते भी नहीं हैं। लेकिन ये ऐसे करते हैं जैसे कि भाई गांव का हार है, सब गांवों में हार होते हैं, गांव का हार है। अब गांव के आसपास की ज़मीन है वहाँ तो जैसे कि अगर फसल है तो उनमें तो कोई नहीं देता है, और अगर खेत खाली है और अगर फसल क्लियर हो गई है, यहाँ पर फसल ले ली है और यहाँ पर खा ली है फसल या फसल उठा ली है, तो उस खेत में ये दे देते हैं, खूब चराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूर है, गांव के पास है, तो वहीं ये डेरा डाल लेते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि जहाँ तलाई होती है पानी की व्यवस्था, ये पहले देख लेते हैं एक दो जाके, रेकी कर लेते हैं कि भाई कहाँ जाके अपन को डेरा डालना है, कहाँ पानी की व्यवस्था है, किधर किधर होके जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये वहीं डेरा डालते हैं। जैसे कि रात भर रुकते हैं, रात भर रुकने के बाद में दूध दूध काट के सुबह 9-10 बजे के लगभग रोटी पानी खा के फिर निकलते हैं, फिर शाम तक वहीं रुकते हैं, फिर अगले अगले स्टेशन पर रुकते हैं कहीं 9-10। और यहाँ पर अगर चारे चरने की व्यवस्था है, जैसे कि किसी गांव में चरने की व्यवस्था है, भाई ये तो है नहीं है जैसे कि कोई गांव में तो जैसे कि सब गांव में तो सब गांव में एक साथ ही फसल की कटाई की जाती है, नहीं, 2-5 दिन का फ़र्क होता है फसल को उठाने में या फिर काटने में। तो कोई गांव जैसे कि जल्दी काट लेता है फसल को, तो वे वहीं, और जैसे कि चारा की व्यवस्था है और वह गांव ने ज़्यादा फसल काट ली है या फिर पूरी लगभग फसल काट ली है, तो वो वहीं डेरा डाल देते हैं। और डेरा डालने पर बड़े तरीके से चराते हैं, 2-4-5 दिन जितने भी दिन है ये है। लेकिन सब ये साथ में रहते हैं, ये एक नहीं होता, एक में ही 100-150 से बकरी या भेड़ होती है, ये 2-4 का ग्रुप रहता है ये है। और इसमें जैसे कि इनके बीवी बच्चे हैं ये सब साथ में रहते हैं। ये ऊँटों पे इनका वो रहता है क्या लाद लेते हैं ऊँटों पे साधन, ऊँटों पर जैसे कि खाट है ना, जैसे कि कुत्ता है, ये वगैरह वगैरह। अब ये देख लिया हो गया आपने भी कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जब भी किसी इलाके के चरगाह में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं, नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाहा ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होते, फिर ये पढ़ चुके हैं अपन। अब आएगा अफ्रीका में चरवाहा जीवन। ठीक, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, इसको पढ़ते हैं। अब आइए अब ज़रा अफ्रीका की तरफ चलें, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इनमें बेदुइन्स, बर्बरस, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये बताइए निम्न में से कौन सा अफ्रीका का चारागाह समुदाय है? बूदेइन्स है ना, बूदेइन्स, बर्बेस, बूदेइन्स, बर्बेर्स, बूदेइन्स। बूदेइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। याद करना पड़ेगा यार ये। बूदेइन्स है ना, बूदेइन्स, ठीक है, बूदेइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही में होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहे भी जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव? कहाँ है? मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। किलिमंजारो पहाड़,
किलिमंजारो पहाड़। अच्छा, ये है किलिमंजारो पहाड़ियाँ, किलिमंजारो पहाड़ियाँ। काफ़ी छोटे छोटे घर हैं यार, है ना। जैसे कि एरिया एक एरिया, एक इधर है, इधर है, इधर कुछ ज़्यादा है। मासाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बदलती परिस्थिति के कारण मासाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते कि फसलें उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। ये बात तो सही है भाई, खेती करने लगते हैं तो चरवाही के लायक नहीं रहती। सौजन्य, द मसाई एसोसिएशन। फिर अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, छोटी तस्वीर। इंसेट में कीनिया और तंजानिया में मैसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। छोटी तस्वीर इंसेट में कीनिया और तंजानिया में मैसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। देख, ये क्या है, अफ्रीका के चरवाहा समुदाय। जब बर्बेर्स, मुर्स, ताउरेंग, बोदा बेफुलानी, बेदुइन, कब्बाबिस, बेजा, डानाकिल और सोमाली लुटेरे भी चर्चा में रहते हैं, है ना, सोमाली। फिर हेरेरो, तस्वाना, जूलू, नामा। छोटी तस्वीर इंसेट, कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। मसाइयों का, तंजानिया मासाई, विक्टोरिया झील। सोमाली, केनिया, सोमाली, बोरोन, तुर्काना, उगांडा, जायरे, सूडान, इथोपिया। ठीक। कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। कीनिया और तंजानिया में, कीनिया और तंजानिया में। ये तो है क्या, कीनिया, और ये है तंजानिया। क्या दिखा रहा है, मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। जब तंजानिया में भी मसाई है और कीनिया में भी मसाई है। ये विक्टोरिया झील है। ठीक। सोमाली। आगे चलते हैं। ये है वो विक्टोरिया झील। देखिए, ये जो एरिया है ना, इसको बताया गया है। ठीक। विक्टोरिया झील, सूडान, इथोपिया। जब इसका मतलब ये इथोपिया है शायद, ये सूडान है, जायरे। वो अपन से यही पूछेगा, बताइए अफ्रीका का कौन सा चरवाहा समूह है। मासाई कहाँ है, तंजानिया में, और केनिया में भी है। ठीक। नामा, जूलू, तस्वाना, हेरेरो, सोमाली, डानकलकन, वेजा, कव्वाविस, वेदुइन, वोदा बेफुलानी, ताउरेग, मुर्स, बर्बेरस। वो सिर्फ यही पूछेगा, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है, या फिर तंजानिया में कौन सा समुदाय है, मासाई, कीनिया में मासाई और सोमाली। आगे चलते हैं, देखी जाएगी।
इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। ये इसकी डिटेल है, इसकी डिटेल है। ये पूर्वी, जो पूर्वी में तो है, ये विक्टोरिया झील है। जब विक्टोरिया झील तंजानिया में है समुदाय कौन सा? मासाई। केनिया में मासाई, ये सोमाली, बोरोन, इथोपिया, सूडान, तुर्कोन, जायरे, उगांडा। आगे चलते हैं। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में है। इनमें से लगभग मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। ठीक है, इनमें से लगभग 3 लाख। ये बताइए जो मासाई पशुपालक है वो अफ्रीका के कहाँ के निवासी है? दक्षिण के, पूर्व के, पश्चिम के, दक्षिण पूर्व के, पूर्वी अफ्रीका। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में है और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। दोबारा देख। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से 3 लाख दक्षिण कीनिया में। मासाई पशुपालन मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। ठीक है ना। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। दक्षिणी कीनिया है ना, दक्षिणी कीनिया, दक्षिणी कीनिया ये हो गया ना, दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया ऊपर है क्या? तंजानिया नीचे है। मासाई पशुपालन मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीनों से छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। चारागाहों का क्या हुआ? मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। मासाइयों औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाके को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार ने मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों पर जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे।
अंग्रेज़ों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। मासाई, ठीक है ना, किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया। अब किसान भारी पड़ रहे हैं इन पे, मासाइयों पर, दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर। पहले पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत सारे चारागाहों को शिकार गाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा सांबरू नेशनल पार्क, कीनिया में मासाई मारा सांबूर नेशनल पार्क, कीनिया में मासाई मारा सांबूर नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगेंटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए। कीनिया में मासाई, एक तो मासाई है, एक मारा है, वह एक है सांबूर नेशनल पार्क, और तंजानिया में सिर्फ एक है सेरेगेंटी पार्क जैसे शिकारगाह इस तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेगेंटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। मिसाल के तौर पर सेरेगेंटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। घास के बिना पशु, मवेशियाँ, बकरियाँ और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने, जिसका मतलब है चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका एम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है। एम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। मतलब एक मिनट, घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चारागाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका एम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जानते हैं मासाई एसोसिएशन। पर्यटन से 35 लाख करोड़ काफ़ी बड़ी संख्या है भाई। 35 लाख अमेरिकी डॉलर, 35 लाख ही है, करोड़ नहीं है, 35 लाख ही है ना। हाँ, ये शिकार करने आए हैं शायद। तागांगिका के बारे में,
ब्रिटेन से पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंगाकीका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नाम दिया गया। पल्ले को बड़े भाई। तंगांगिका के बारे में, ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंगांगिका ब्रिटिश नियंत्रण में था। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। कहाँ है तंजानिया? तंजानिया कहाँ है? तंजानिया, 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 कीनिया, इथियोपिया, सूडान, अरे तंजानिया ये है और कीनिया ये है। मासाई नाम मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुवत वृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। सौजन्य दे मासाई एसोसिएशन। ये पानी पिलाने लाए हैं इनको। ठीक, स्रोत चय। जब जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा देख। मासाई, मासाई लैंड, मासाई लैंड, अफ्रीका का है। फोटो आगे चलते हैं ना। मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन समिटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के पास के मैदानों स्टेपी तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगांगिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड को दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारें पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेती में तब्दील होने लगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकार के बना दिया गया। केनिया में मासाई मारू व साम्बुरू नेशनल पार्क, कीनिया में है ना, कीनिया में मासाई
मारा सांबुर नेशनल पार्क, मासाई मारा सांबुर नेशनल पार्क। तंजानिया में सेरेगेंटी पार्क, तंजानिया में एक ही है सेरेगेंटी। जैसे शिकार गए इसी तरह अस्तित्वमाए। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेगेंटी नेशनल पार्क, सेरेगेंटी तंजानिया। सेरेगेंटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। आगे चलते हैं, है ना। स्रोत चय। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चारागाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काकोलैंड और पास में स्थित ओम्बाबोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। मतलब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास में स्थित ओम्बाबोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाज़ारों में जानवरों की खाल, गोश्त, अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदियां लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित नाओकोलैंड के घुमंत पशुपालकों की शिकायत थी। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंत पशुपालकों की शिकायत थी। नामीबिया कहाँ थी? नामीबिया में कौन सा घुमंत पशुपालक था भाई? नामीबिया में काओकोलैंड, नामीबिया में काओकोलैंड घुमंत पशुपालकों की शिकायत थी। ये बताइए जो काओकोलैंड है वह क्या है? घुमंत पशुपालक है, लेकिन यह कहाँ है? नामीबिया में। काओकोलैंड नामीबिया में। काओकोलैंड क्या है? घुमंत पशुपालकों। शिकायत क्या थी? हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस से रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते, ओम्बाबोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक ओम्बाबोलैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं, ये सीमाएं हमें मारे दे रही है, जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के चरवाहों का बयान, नामीबिया 1949। माइकल बॉलिंग, द कोलोनियल एनक्लेप्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न नामीबियन पास्टोरल। स्रोत 6। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चारागाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया। नामीबिया में काओकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। नामीबिया में काओकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किए जाएं। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना, इन्हें काबू में रखना है, इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी नहीं किए जाएं। काओकोला परमिट टू एंटर, मजिस्ट्रेट द्वारा ऊटो और कामांजावा के पुलिस स्टेशन कमांडो को लिखा गया पत्र। 24 नवंबर 1937। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया था। आराम से। अच्छे चारागाहों को जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से
उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही और तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाइयों की तरह अन्य चारागाहों के भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में वे ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने, शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। बंदिशों से उनका औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चारागाह सूख जाते हैं, सूखा दुनिया भर के चारागाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उसके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंत स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रखने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते। 1930 में एक जांच से पता चला कि केनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़, और 1,71,000 गधे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधा से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। तलवार है। योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा स्टील की नोका वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। 5 फुट लंबा भाला है। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूरब की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं।
लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही। सौजन्य द मासाई एसोसिएशन। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठजन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठजन, यह बताइए औपनिवेश बनने से पहले जो मासाई समाज था वह सामाजिक श्रेणियों से कितने वर्गों में बटा हुआ था? 1, 2, 5। दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन यानी कि एल्डर्स, योद्धा यानी कि वॉरियर्स। वरिष्ठ जन यानी कि एल्डर्स और योद्धा यानी कि वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए। मासाई उपसमूह के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। उसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर भी पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों ही परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान, जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाई और गैर चरवाई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाई सिर्फ अपने जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समुदाय में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। निष्कर्ष, इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का डर्रा बदल दिया।
जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, और चारागाह बढ़ते थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे, वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। तब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को डालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, आवाजाही का जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं, और रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। रियायत मदद राहत रियायत मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन मैनेजमेंट प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणीय और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घूमंतु चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये राजस्थान का है। ये आ रहे हैं पूर्वी साइड, पश्चिम राजस्थान से पूर्वी साइड आ रहे हैं। जयपुर राजमार्ग पर रायका गडेरिया। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडेरियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडेरियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। क्रियाकलाप। कल्पना कीजिए यह 1950 का समय है और आप 60 वर्ष का राई का पशुपालक है। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आए। आप उसे क्या बताएंगे? मान लीजिए कि आपको एक प्रसिद्ध पत्रिका ने उपनिवेशवाद से पहले अफ्रीका में मासाइयों की स्थिति के बारे में एक लेख लिखने के लिए कहा है। वह लेख लिखिए और उसे एक सुंदर शीर्षक दीजिए। चित्र 11 और 13 में चिन्हित चरवाहा समुदाय में से कुछ समुदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। प्रश्न। स्पष्ट कीजिए कि घूमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि उपनिवेश सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों में से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीने गए, कारण बताइए। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदाय के बीच में आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। अब है ना एक इसका इम्पोर्टेंट वीडियो और बनाएंगे।
क्या है कि ये जो भी जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का बनेगा वो, और क्वेश्चन उससे ही आ जाएंगे। तो वो अभी बनाएंगे, है ना, क्योंकि फिर अगर 10-15 दिन बाद बनाएंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। देख ले कुछ और कुछ रह गया हो इसमें तो। नामीबिया में कौन सा पशुचारक था? काओकोलैंड। तांग्यांकिया के बारे में, तागांकिया के बारे में। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये पार्ट था भाई, अब इसका शॉर्ट वीडियो और बनाएंगे कि भाई जैसे कि ये बताइए ये मलधारी चरवाहे मिलते हैं कच्छ के रण में। पुष्कर का ऊँट मेला, बालोतरा में स्थित ऊँट मेला पश्चिमी राजस्थान में। रबी कब काटी जाती है? रबी फसल खरीफ की कब काटी जाती है, कब बोई जाती है? ठूठ क्या है? गद्दी, गद्दी कहाँ मिलते हैं? भाबर क्या है? बुग्याल, ऊंचे पहाड़ों पर। मध्य गढ़वाल में ऊंचे पहाड़ों पर गुज्जर मंडप, गढ़वाल में गुज्जर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।